अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज इस वीडियो में हम रावलपिंडी बोर्ड की क्लास 11 के फिजिक्स के पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 2017 का पेपर है। 2017 में दो पेपर हुए थे, ग्रुप वन और ग्रुप टू के। अम, और ग्रुप वन में भी जो है ना, मेरे पास यहाँ पे दो पेपर्स हैं। एक पेपर जो है ये सेशन डिफरेंट है। पहला जो पेपर है ये 2013 से 15 और 14 से 16 इस सेशन का है। और सेकंड पेपर जो है वो 2015 से 17 और 16 से 18 वालों का है। तो ये दो पेपर्स हैं, इनके एमसीक्यूज अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे ये मौजूद हैं पीडीएफ फाइल्स। अगर आपने वैसे जाके देखनी हो तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में तो जाहिर है जो है वो आपको फिर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते, सुनना नहीं चाहते, तो वहाँ मेरी इसमें वीडियो के लिंक में, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है पहला एमसीक्यू है, द बेस क्वांटिटी एसआई अमंग द फॉलोइंग इज। एसआई जो है सिस्टम इंटरनेशनल है, उसमें 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो वो जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, और आई थिंक इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है। सात 7 जो है ना वो है। 7 में जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम, ये तीन जो है ना बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम। और उसके बाद जो बाकी है, मैंने कहा टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सही है। तो इसमें से उसने पूछा बेस क्वांटिटी कौन सी है, तो भाई मास जो है ये बेस क्वांटिटीज है, बाकी सारी की सारी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। दो किस्म की क्वांटिटीज होती है ना, मैं बेस जो है ना बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो बेस क्वांटिटी से मिलती है। जैसे ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो इसमें इसकी यूनिट क्या है, ms-1। इसी तरह मुख्तलिफ हैं, डिराइव क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 है। अगर आप 7 बेस क्वांटिटीज याद कर लें तो फिर बाकी सारी की सारी जो है ना, जो भी क्वांटिटी आएगी आप उसको डिराइव्ड ही कहेंगे। अच्छा, सेकंड एमसीक्यू है, द वेक्टर ए एंड बी एक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब होता है, थीटा 90 डिग्री। ए और बी वेक्टर हैं। अच्छा जी, क्या मालूम करना है जी, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। मैंने कहा जी ए डॉट बी का जो है ना, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है, स्केलर प्रोडक्ट मालूम करना है। क्या आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा कितना था जी, राइट एंगल 90 डिग्री। चलो जी, 90 रख लो। उठाओ साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाके कॉस 90 की वैल्यू मालूम करो। कॉस 90 की वैल्यू आएगी 0। तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ए और बी का, अगर 90 का एंगल है। तो ये जो 0 आंसर लगा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 3 है, विच इज नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये आपकी बुक में एक साइड टेबल बनी हुई है, अभी पेज नंबर मुझे याद नहीं है, साइड टेबल है, उसमें जो है ना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में लिखा हुआ है। तो वहां पे आप वहां से याद कर लें तो बेहतर है, और भी सारी याद कर लें। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, जो कुदरत ने जो है ना बेबहा हमें दी हुई है, जो हम इस्तेमाल भी कर लेंगे वो दोबारा आ जाएगी, वो रिन्यूएबल है। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल वो है जो एक दफा इस्तेमाल हो जाएगी तो वो दोबारा नहीं आएगी, वो मकसद दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी। जो मकसद जो है ना प्रोसेस नहीं हो सकती। जैसे अब सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी जो है वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, हर रोज सुबह सूरज निकलता है। टाइड्स हैं आपकी, जो लहरें हैं जो उसकी दरिया की मौजें, वो जो है ना मौजूद हैं। सही है। इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, अगर आपने जनाब को डैम है, डैम में जो पानी ऊपर से गिरता है नीचे, टरबाइन चलती है, बिजली पैदा होती है, वही पानी जनाब दोबारा किस तरीके से हम ऊपर ले जाएं और वहां से फिर दोबारा जो है ना, या पानी तो आपका जो है ना, जो पानी नीचे जा रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल होकर कुछ ऊपर जा रहा है, फिर बारिशें होती हैं, फिर डैम भर जाते हैं, फिर तो वो भी रिन्यूएबल है। तो यूरेनियम जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बाकी सारी की सारी रिन्यूएबल है। बाकी वो जो आपकी बुक में टेबल है वो देख लीजिएगा, वहां से याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो और क्योंकि इसके अलावा और भी है वहां पे, 1 पास्कल इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ टोर। ये याद करने वाली बात है, इसको रट्टा लगा लें, याद कर लें कि 1 पास्कल इसके इक्वल होता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में अगर हमें यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, ये कि सिंपल पेंडुलम है, अगर इसको हम यहाँ ले आते हैं तो एक फोर्स है जिसको वापस लेकर आती है, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
सही है। इसी तरह ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर भी यहाँ पे मास डाल के अगर हम इसको इधर खींचें और फिर छोड़ दें तो ये ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करता है। पेंडुलम को अगर हम यहाँ पे इस जगह, ये मीन पोजीशन थी, मैं यहाँ ले जाऊं और छोड़ दूं तो फिर ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो कोई ऐसी एक फोर्स होती है जो जब हम हटाते हैं किसी बॉडी को उसकी अपनी मीन पोजीशन से, तो उसको वापस अपनी जगह लेकर आती है। तो अब पेंडुलम यहाँ पे था, उसको यहाँ ले गया, यहाँ से इसको वापस कौन सी फोर्स लेकर आएगी? इस पेंडुलम का जो ये जो गोला है, ये जो मैस है, इसका जो वेट है वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? mg के। इस mg के दो वो बनेंगे कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा, इस कंपोनेंट का नाम है mg cos थीटा। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। और जो mg का ये वाला कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस तरफ को आ रहा है, वो है mg sin थीटा। सही है, जिसकी वजह से जो है ना ये आपका पेंडुलम जो है वापस आता है। जब वो यहाँ से यहाँ वापस आता है ना तो इतनी तेजी में होता है कि वो रुक नहीं पाता, आगे चला जाता है, फिर वापस आता है। फिर जब यहाँ पहुंचता है इतनी तेजी में होता है कि फिर वो आगे चला जाता है। इस तरह वो अपनी मोशन करता रहता है। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल कह लो, या रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं इसको, इसका एक और नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम उसको कहते हैं एम जी साइन थीटा। ठीक है जी। जो एम जी कॉस थीटा है वो इक्वल होता है टेंशन इन स्ट्रिंग के, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ब्रैग्स इक्वेशन क्या है? टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा या एन लेमडा या एम लेमडा, ये जो है ना ये आप याद कर लें, ये भी याद करने वाला फॉर्मूला है, ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, आगे एमसीक्यू नंबर 7 पे चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज डिटरमाइंड एक्यूरेटली। वेलोसिटी ऑफ लाइट काफी लोगों ने डिटरमाइन की होगी, लेकिन जो माइकलसन था उसने वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्यूरेटली जो है वो डिटरमाइन किया था। माइकलसन ने, याद कर लें, माइकलसन इंटरफेरोमीटर था। ठीक है। अच्छा, इम्पल्स हैज डायमेंशन। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है भाई? इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है जी। इम्पल्स जब भी आए, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। ठीक है। अच्छा, एफ, अब आप क्या करें, एफ की जगह एफ का फॉर्मूला लिखें। एफ क्या होता है? एम ए इंटू टी। ठीक है। अब ये डायमेंशन हमसे पूछ रहे हैं। एम, एम की डायमेंशन क्या होती है? एम की मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। ए की डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन की? एल टी माइनस टू। और ये टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल टी की पावर माइनस वन, ये आंसर आएगा। ये देखिए एम एल टी की माइनस पावर माइनस वन आया हुआ है। ठीक है। तो हम किसी भी चीज की डायमेंशन निकालनी है, उसका फॉर्मूला लिख के ना उसको फिर सिंपलीफाई करते हैं। जैसे फोर्स है ना, अगर मुझे फोर्स की डायमेंशन याद नहीं है तो मैं एफ, मुझे पता है एफ किसके इक्वल होता है? एम ए के। अब एम की मुझे डायमेंशन पता है, ए की डायमेंशन पता है, टी की पता है, बस मालूम हो जाएगा। अब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन मालूम करना है। अगर ये जो क्वेश्चन लिखा है आप इसको गौर से पढ़े ना तो आपके पास आंसर मौजूद होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब हम कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है? कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये याद कर लें। डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी, ये थोड़ा थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये सीपी और सीवी है। तो सीपी और सीवी में जो डिफरेंस है, सीपी और सीवी में, वो किसके इक्वल होता है जी? कैपिटल आर के इक्वल होता है। और कैपिटल आर को क्या कहते हैं? मोलर गैस कांस्टेंट। कैपिटल आर क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट है। तो ये याद कर लें, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक है। मोलर गैस कांस्टेंट है। द प्रोसेस इन विच नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, नो एंट्रोपी चेंज। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, अच्छा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन होता है, यहाँ क्रेस्ट ट्रफ की जगह लिखा होता है नोड्स और एंटी नोड्स। जब नोड एंटी नोड लिखा होगा वो अलग चीज है। नोड एंटी नोड में जो होता है ना डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंटी नोड, वो लैम्डा बाय 2 होता है। अच्छा, ये जो है ना डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ये डेफिनेशन है वेवलेंथ की। इसकी डेफिनेशन है वेवलेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है। वेवलेंथ को क्या कहते हैं? लैम्डा। ठीक है। तो याद रखिएगा जब क्रेस्ट और ट्रफ आए तो उसका आंसर लेमडा होगा, और अगर यहाँ नोड्स और एंटी नोड्स आए तो उसका आंसर लेमडा बाई 2 होगा। अच्छा, फिर आगे लिखा है फॉर मोनो एटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ गैमा। ये गैमा, गैमा की वैल्यू होती है गैमा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। इसकी वैल्यू, ये भी आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, वहाँ बताया हुआ है कि जी मोनो एटॉमिक गैस के लिए वैल्यू ये होती है, डाई एटॉमिक के लिए ये होती है, और पोली एटॉमिक के लिए ये होती है। ये तीन वैल्यूज लिखी है, मैंने अभी आपको यहीं पे बता दिया। सबसे मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर
और सबसे ज्यादा ये होती है 1.67। डाई एटॉमिक के लिए 1.40 होती है, और डाई के बाद ट्राई नहीं होती, डाई के बाद होती है पोली एटॉमिक, उसके लिए 1.29 है, और ये जो है ना नहीं है, ये अभी लिखा हुआ है इसने। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर पे, याद कर लो ये वाली बात। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे एमसीक्यू जो है, द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का पीरियड पूछ रहा है। यार जब सर्कुलर मोशन होती है ना, उसमें ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, ये होती है 2 पाई एफ के इक्वल। ठीक है, ये 2 पाई एफ की इक्वल होती है। अच्छा जी, ये 2 पाई एफ की इक्वल हो गई। फिर हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि एफ जो है ना वो इक्वल होता है 1/t के। तो ये आ गया जी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एफ की जगह मैंने 1/t लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि ये टी यहाँ डिवाइड में टी को वहां ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। अब मुझे टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो ओमेगा है इसको मैं नीचे ले आऊंगा। अच्छा, ये जो बोर्ड के पेपर है ना इसमें डब्ल्यू लिखा होता है, डब्ल्यू नहीं है ये ऐसा ऐसे करके ना, ये ओमेगा है ये ओमेगा होता है, लेकिन आप समझ जाएं, खैर वो आप जो है ना, अब उनके वो जो टाइपिस्ट हैं उनको नहीं पता होगा कि कहाँ से ये लिखना है। तो वैसे तो जो है ना ये लिखा जा सकता है आपके वर्ड में जो है ना, है ये सिंबल्स में मौजूद है ये वाला साइन ओमेगा। तो वो डब्ल्यू लिखते हैं, तो ये जो है ना आपका क्या आंसर आया, टी का 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये आ गया जी, टी पाई 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है। अच्छा, अल्टरनेट ऐसा यूनिट फॉर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की जो है ना एक यूनिट है जूल सेकंड। ठीक है, और इसके अलावा जो है दूसरी यूनिट भी है, अभी वो मुझे याद नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम की दो यूनिट्स है, एक तो जो है उसका जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रख के आ जाएगी, दूसरी जो है वो आपकी जूल सेकंड है, इसको याद कर लें। 2 रेडियंस आर इक्वल टू, अच्छा 1 रेडियन जो है ना वो होता है 57.3 डिग्री के। तो 2 रेडियन क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6 पॉइंट आ गया, 2 7 14, 1 यहाँ आ गया, 2 5 10 और 1 11, 114.6 ये आ गया जी। 2 रेडियंस इसके इक्वल होता है। ठीक है, अदरवाइज आप यूं भी निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं जनाब जो है ना कि 2 पाई रेडियन जो है ना वो होता है 360 डिग्री। सही है, तो टू टू को यहाँ रहने दें, और ये जो पाई है ना, पाई, ये पाई जो है इसको उधर नीचे ले जाएं, 360 पाई से डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह नहीं करना तो फिर ये कहें कि जी पाई रेडियन जो है ना वो इक्वल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पहले 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करें, 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180/पाई। फिर 2 रेडियन मालूम करना है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बल, या एक बात ये कि डायरेक्ट आप याद रख लें कि भाई 1 रेडियन जो है ना वो 57.3 के इक्वल होता है ना, तो 2 रेडियन मालूम करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, आई होप आपको जो है ना कुछ समझ आ रही होगी। अच्छा, द रेशो, अभी पिछले वाले में जो है ना ये आया था, वहां तो उसने दिया हुआ था, यहाँ वहाँ वैल्यू का था चक्कर, बल्कि यहाँ पे भी वैल्यू वाला चक्कर है। द रेशो ऑफ सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू आर है, देखिए यहाँ ये आर इन्होंने ना, सॉरी आर लिखा हुआ है, गैमा होना चाहिए था ये, या हो सकता है गैमा ही लिखा हो, इस तरह जो है ना यहाँ पे पढ़ने में ना आ रहा हो। तो इसकी जो सीपी अपॉन सीवी की जो रेशो रेशो होती है उसको गैमा कहते हैं। तो यहाँ पे डाई एटॉमिक है। अभी जो पिछले पेपर में क्वेश्चन था वो था मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए ये होता है, डाई एटॉमिक के लिए ये होता है, और पोली एटॉमिक के लिए ये होता है, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग नीडेड इन डीजल इंजन, भाई डीजल इंजन में हमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जीरो, जीरो स्पार्क प्लग चाहिए। द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस अपॉन वॉल्यूम। सही है, तो मैस मैस की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, मैस की डायमेंशन एम होती है, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है लेंथ इंटू मैस इंटू ब्रेड्थ ना, लेंथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब, ये एल क्यूब ऊपर जाएगा तो M L-3, ये आ गया M L-3। ठीक है, सिंपल, आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। ए क्रॉस बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, तो एंगल क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पहले देखो, ए क्रॉस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए बी साइन थीटा। अगर ए क्रॉस बी जीरो हो गया है, तो आप देखो साइन किस पे जीरो होता है, तो साइन जीरो पे जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब है एंगल जो है ना जीरो है इनके दरमियान।
अगर यहाँ पे थीटा की जगह 90 होता तो फिर वो जो है ना ए क्रॉस बी ए बी के इक्वल होता। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, आपने ए क्रॉस बी का पहले फॉर्मूला लिखना है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए बी साइन थीटा। फिर आपने ये ए बी क्यों, ये जीरो क्यों हुआ, साइन की वजह से। तो अब देखो साइन कब जीरो होता है, तो पता चला साइन जीरो पे जीरो होता है, जब एंगल जीरो होता है तब साइन जीरो होता है, तो ये आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी आपकी बुक में लिखी है 11 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से अगर हम किसी चीज को भेजेंगे ऊपर की तरफ तो वो जमीन की जो ग्रेविटी है उसके असर से निकल जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। अच्छा जनाब, अगला जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल लग रहा है। इफ अ बॉडी ऑफ mass 5 kg is raised vertically through a distance of 1 meter, then work done will be। भाई 5 kg है ना, ये क्या है, ये m है, और ये क्या है, ये h है। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो वर्क होता है ना, वर्क जब हम किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तो जो वर्क होता है ना वो किसकी इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, एम जी एच। एम की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। एच की वैल्यू क्या है, 1। अब 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो 49 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल तो ऐसे ऊपर की तरफ जाता है ना, ऐसे करके जाता है, तो इस डायरेक्शन में उसका जो एक्सेलरेशन है क्यों, और प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना उस वो किस पे डिपेंड कर रही है, जी पे, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। तो इसलिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। उसका एक्सेलरेशन ऊपर नीचे की तरफ होता है ना, वाई डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी फिर आ गई। अच्छा पिछले पेपर में एसआई यूनिट थी एंगुलर मोमेंटम की जूल सेकंड, और यहाँ पे क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-1, ये इसकी जो है ना यूनिट है। तो ये यूनिट भी याद कर लें, वो भी याद कर लें। मैं फॉर्मूले से असल में आपको नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि वो फिर अब लेंथी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड का यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1/12 ml²। याद कर लें इसको भी। एम अकेला है, एम के ऊपर स्क्वायर, ये वाला देखो ये गलत है, ये एम के ऊपर स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। और ये 2.5 नहीं है, ये हो सकता है किसी और चीज का हो। तो रॉड का याद कर लें, रॉड लंबी होती है ना, तो ये नीचे बड़ा बड़ी वैल्यू है इसकी, इसको खींचा हुआ है, लंबा किया हुआ रॉड को, 1/12 ml²। याद कर लें इस फॉर्मूले को। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट अबव द अर्थ, ये भी वो लास्ट पैराग्राफ है, वहां पे मेरा ख्याल है कहीं है। और ये जो हाइट है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, ये थी 36,000 किलोमीटर थी मेरा ख्याल है। और यहाँ तो बेचारे 100 ये दिए हुए, इसलिए नन ऑफ दीज है। उसने जानबूझ के तीनों आंसर रॉन्ग दिए हुए हैं ताकि आगे लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। अब वो यही सोचते हैं कि यार ज्यादातर जो बच्चे होंगे ना वो कोई तुक्का मार देंगे इनमें से। लेकिन जाहिर है जिसको एग्जैक्ट पता होगी कि भाई 36,000 किलोमीटर है, वो जो है कहेगा नहीं यार ये तो सारे आंसर गलत है, तो वो नन ऑफ दीज करेगा। बंसन बर्नर, जो आपके लैब में जो चूल्हा इस्तेमाल होता है, वो जो बर्नर इस्तेमाल होता है आपके लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो कहता है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है जी, बर्नौली इफेक्ट्स पे। याद, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इफेक्ट पे काम करता है, ये याद कर लें। शॉक absorber in automobiles is a practical form of damped oscillation। असल में वो कहते हैं अगर आप किसी चीज की कोई ऑसिलेशन होती है ना, कोई चीज झटका लगता है कोई, ऐसे पहले हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो क्या हो जाती है, ये जो ऑसिलेशन है ना, जो इधर उधर चीज हो रही है। अगर आप किसी स्प्रिंग को भी जो है ना खींचे और छोड़ दें, पहले यहाँ से आपने इसको खींच के यहाँ तक लेकर आए छोड़ दिया, तो ऐसे 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 होते 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 रुक जाएगा ना, एक टाइम में रुक जाएगा। ये रेजिस्टेंस होती है, फ्रिक्शन होती है। तो शॉक अब्जॉर्बर जो है जो गाड़ियों में होते हैं वो भी हमने जो लगाए होते हैं कि ताकि अगर कोई खड्डा वड्डा आएगा तो गाड़ी ऊपर नीचे होगी, तो वो शॉक अब्जॉर्बर क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि पहली दफा में वो ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं शॉक को, इसलिए इनका नाम शॉक एब्जॉर्बर है। तो वो एग्जाम्पल है, एक टॉपिक है आपका बुक में डैम्प्ड ऑसिलेशंस, उन उसका टॉपिक है ये। तो याद रख लें कि जो है शॉक एब्जॉर्बर गाड़ियों में जो लगे होते हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ये देखिए नोड आ गया। अभी इससे पहले जो एमसीक्यू आया था ना वो आया था क्रेस्ट और ट्रफ का, वो लेमडा था।
अब नोड जब आएगा तो वो लैम्डा अपॉन 2 आंसर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स क्या होता है, लैम्डा। अगर ये एंटी नोड होता फिर भी लैम्डा अपॉन 2 होता, क्योंकि यूं होता है नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। तो इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। और इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। हाँ, अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पूछे तो फिर लैम्डा बाई 4 होगा, चौथा हिस्सा। वो भी कहीं एमसीक्यू आएगा तो बता दूंगा, आया हुआ है आगे कहीं किसी पेपर में। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन गैसेस ड्यू टू देयर हाई डेंसिटी। भाई जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में क्या होता है, एटम्स करीब करीब होते हैं, सही है। तो वो जो एनर्जी आती है, जो जो साउंड आती है, साउंड को एक दूसरे को जल्दी जल्दी पास करते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर है सॉलिड्स में, सही है, एज कंपेयर टू गैसेस ड्यू टू देयर हाई डेंसिटी। इलास्टिसिटी का कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर का कोई असर ही नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पे। टेम्परेचर जनाब जो है ना, वैसे भी सॉलिड का क्या टेम्परेचर होना है, मकसद ये डेंसिटी का है। बीट्स कैन नॉट बी हर्ड इफ द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज मोर देन 10 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा तो आपको बीट्स सुनाई नहीं देंगी। माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहाँ जो चीजें दी हुई हैं, हालांकि हमने इसे स्पीड ऑफ लाइट मालूम की थी, लेकिन वो कैसे मालूम की थी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट मालूम की थी। एक्यूरेट स्पीड ऑफ, सही है, स्पीड ऑफ, हाँ, लाइट। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ साउंड नहीं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का साउंड से कोई लेना देना नहीं है। ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो पीछे एक ये रह गया, ये रह गया लाइट वाली, क्योंकि माइकलसन भाई का ताल्लुक है लाइट से, साउंड से नहीं है। अच्छा, द फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, अब यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाली बात भी है, ये वाली बात भी, लेकिन आपकी बुक में जो है ना, इसकी जगह लिखा हुआ है इन्वर्टेड, ठीक है। और नेट पे भी कहीं ढूंढो तो वहां पे भी इन्वर्टेड आ रहा होता है। लेकिन ये बात भी है कि जो भी इमेज को विजुअल होती है तो वो इरेक्ट भी होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू या तो जनाब जो है ना, जिस बंदे ने बनाया है उसने या वर्चुअल लिख दिया, मैग्नीफाइड लिख दिया, या तो यहाँ पे वो इन्वर्टेड लिखना भूल गया है, या फिर शायद जो है ना, जहाँ मैंने पढ़ा आपकी बुक में वहां गलत हो, यही हो। ये दो तो हैं ही है ना कंफर्म। इसकी जगह अगर फर्ज करें कि इन्वर्टेड लिखा होता तो फिर भी हमने ऑल ऑफ दीज करना था। इरेक्ट है तो फिर भी, और मैंने तो इस पे, मैं क्यों कह रहा हूँ ऑल ऑफ दीज करना है, क्योंकि मेरे जहन में ये है कि कोई भी इमेज जो वर्चुअल होती है वो लाजमी 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 इरेक्ट भी होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये मेरा मानना है, मेरी जहाँ तक नॉलेज है। तो बहरहाल इसका ऑल ऑफ दीज जो है ना करेक्ट है, वो ये आंसर है। इसी के साथ हमारे ये दो पेपर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये दो पेपर थे ग्रुप वन के, ठीक है जी, ये दो पेपर थे ग्रुप वन के, 2017 ग्रुप वन के। अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद अभी जो है ना पानी पी के बनाने लगा हूँ सेम जो है 2017 के ग्रुप टू के दो पेपर्स, ठीक है जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।